यहाँ से प्रवेश करेंगे और सीधा अमीर व्यापारियों के इलाकों पर जाएंगे और आम लोग उन्हें छूना नहीं। ये सिर्फ दौलत के लिए है। मुगलों के या चित्रफितीतील सर्व दृश्ये AI तंत्रज्ञानाद्वारे निर्मित आहेत। ऐतिहासिक माहिती, सभासद बखर आणि इतर समकालीन स्रोतांवर आधारित आहे। हा कंटेंट केवळ शैक्षणिक उद्देशाने बनवला आहे। जो लोग कहते हैं कि छत्रपति शिवाजी महाराज ने सूरत को लूटा था, वो या तो इतिहास जानते नहीं या फिर आपको सच बताना नहीं चाहते। क्या वो वाकई सिर्फ एक आम लूट थी या फिर मुगलों के घमंड को चूर चूर करने वाली दुनिया की सबसे पहली इकोनॉमिक सर्जिकल स्ट्राइक? असली सच क्या है? इतिहास के पन्नों में दफन वो सनसनीखेज हकीकत जिसे जानने के बाद आपका सीना गर्व से चौड़ा हो जाएगा। आज हम उसे पहली बार बेनकाब करने जा रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ आपके अपने चैनल एज एक्सिस ऑफिशियल पर। अगर आप भी शिवाबा के सच्चे भक्त हैं और ये वीडियो आपको दिल से अच्छी लगे तो चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें। इस वीडियो को अंत तक पूरा जरूर देखना मेरे भाई, क्योंकि आज सूरत की सवारी का वो कड़वा और सीक्रेट सच आपके समझ में आएगा जो आज तक आपसे छुपाया गया था। मुगल सत्ता की सबसे बड़ी नस है। अगर हमने यहां वार किया तो पूरा साम्राज्य हिल जाएगा। कल्पना कीजिए, एक 34 साल का युवा राजा जिसके पास ना तो विशाल मुगलों जैसी अथाह संपत्ति है, ना ही लाखों का साम्राज्य, लेकिन उसके पास है 4000 जांबाज घुड़सवारों की एक ऐसी फौज जो हवा से भी तेज चलती है। इस राजा का नाम था छत्रपति शिवाजी महाराज। उन्होंने मुगल साम्राज्य के सबसे अमीर शहर, सबसे सुरक्षित बंदरगाह पर अपनी नजरें गड़ा दी थीं। ये केवल सोने चांदी के लिए नहीं था, ये वार था उस ताकत पर जो उनके स्वराज्य को कुचलना चाहती थी। आज हम जानेंगे सूरत की उस सवारी की पूरी कहानी जिसने औरंगजेब की नींदें उड़ा दी और मुगल साम्राज्य की जड़ों में मट्ठा डाल दिया। सूरत क्या था, इसे समझने के लिए हमें 17वीं सदी की दुनिया को समझना होगा। साल 1664 में सूरत सिर्फ एक शहर नहीं था, यह दुनिया के सबसे बड़े व्यापारिक केंद्रों में से एक था। इसकी आबादी करीब 2.5 लाख थी, जो उस समय के लंदन शहर के बराबर थी। अरब सागर की लहरें इस शहर के कदमों में दुनिया भर की दौलत लाकर बिछाती थीं। ईरान, अफ्रीका, यूरोप और दक्षिण पूर्व एशिया, पूरी दुनिया के व्यापार की नसें सूरत से जुड़ी थीं। यहां हर गली में सोना, रेशम, मसाले और मोतियों का व्यापार होता था। लंदन, एम्स्टर्डम और पेरिस की 3 सबसे बड़ी यूरोपीय महाकंपनियों, इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी, डच और फ्रेंच कंपनी के मुख्यालय यहीं थे। यहीं रहता था उस दौर का दुनिया का सबसे अमीर व्यापारी वीरजी वोरा। उसकी निजी संपत्ति लगभग 80 लाख रुपए थी। अंदाजा लगाइए, ईस्ट इंडिया कंपनी का पूरे भारत का सालाना व्यापार भी वीरजी वोरा की संपत्ति से कम था। यूरोपीय कंपनियां उसके पास से पैसे उधार लिया करती थीं। इसके अलावा हाजी जाहिद बेग जैसे कई व्यापारी अपनी बेहिसाब दौलत से मुगल सत्ता को बहुत बड़ी ताकत दे रही थी। पर सवाल यह उठता है कि छत्रपति शिवाजी महाराज को सूरत पर हमला करने की जरूरत क्यों पड़ी? क्या यह सिर्फ धन के लिए था? नहीं, बिल्कुल नहीं। स्वराज्य की स्थापना कोई आसान काम नहीं था। 1664 तक शिवाजी महाराज के पास 30 से 35 किले थे। हर किले के रखरखाव, किलेदार, सैनिक, रसद और गोला बारूद के लिए भारी धन की आवश्यकता थी। नवगठित स्वराज्य का खर्च असीमित था, लेकिन पहाड़ों के इस प्रदेश में आय के स्रोत बेहद सीमित थे। यहां सपाट और सुपीक मैदान नहीं थे। एक एक घुड़सवार को तैयार करना, उसके घोड़े का खर्च उठाना, हथियार खरीदना, इन सब में बहुत पैसा लगता था। इसके अलावा महाराज शून्यता से एक मजबूत नौसेना और समुद्री किले तैयार कर रहे थे, जिसके जहाज निर्माण और खलासी के वेतन का भारी खर्च था। दूसरी तरफ था औरंगजेब का विशाल मुगल साम्राज्य। मुगलों के पास दुनिया की सबसे बड़ी खड़ी फौज थी, 3 से 4 लाख सैनिक। उनकी मनसबदारी प्रथा ऐसी थी कि युद्ध हो या ना हो, सैनिकों को भारी भरकम वेतन मिलता था। शिवाजी महाराज की चपल फौज के सामने मुगलों की 50-50 हजार की विशाल सेना, हाथी और तोपें थीं। महाराज जानते थे कि सीधे मैदान में इस विशालकाय मुगल फौज को नहीं हराया जा सकता। मुगलों की असली ताकत उनके सैनिक नहीं, बल्कि उनकी वो तिजोरी थी जो इन सैनिकों को खरीदती थी। अगर आपका कोई नया दुकान है और आपके सामने बहुत बड़ा साहूकार खड़ा है, तो आप सीधा उसकी कमाई के स्रोत पर, उसकी तिजोरी पर प्रहार करते हैं। महाराज ने ठीक यही किया। उन्होंने तय किया कि दुश्मन की ताकत उसकी दौलत में है और वार भी वहीं करना होगा। यह कोई साधारण हमला नहीं, बल्कि शत्रु की अर्थव्यवस्था पर की जाने वाली एक सोची समझी शस्त्र क्रिया थी। 5 जनवरी 1664 की सुबह सूरत के व्यापारी अपनी अपनी दुकानें खोल रहे थे। रोज की तरह करोड़ों का व्यापार शुरू हो चुका था।
किसी को इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि अगले 6 दिन सूरत का इतिहास और मुगलों का गुरूर हमेशा के लिए बदलने वाले हैं। सह्याद्री के पहाड़ों और घनी जंगलों को चीरते हुए शिवाजी महाराज के 4000 चुनिंदा घुड़सवार 250 से 300 कोस का सफर तय करके अकल्पनीय गति और पूरी गोपनीयता के साथ सूरत के करीब पहुंच चुके थे। न कोई रसद की गाड़ियां, न कोई हाथी और न ही कोई भारी तोप। हर घुड़सवार अपने साथ अपना खाना और हथियार खुद लेकर चल रहा था। उनका सबसे बड़ा हथियार थी उनकी रफ्तार। मुगलों के पास खुफिया हीरों का बहुत बड़ा जाल था, लेकिन मराठा सेना की खबर पहुंचने से पहले ही खुद मराठा सेना वहां पहुंच चुकी थी। अचानक पूरे सूरत शहर में हाहाकार मच गया। मराठा सेना को सामने देखकर लोगों में डर बैठ गया और सूरत का मुगल सूबेदार इनायत खान, जिसकी जिम्मेदारी इस शहर और यहां के लाखों लोगों की रक्षा करना था, वो खुद लड़ने के बजाय अपनी जान बचाकर किले के अंदर छिप गया और अंदर से दरवाजे बंद कर लिए। इनायत खान, किले के दरवाजे तुरंत बंद कर दो, किसी को अंदर मत आने दो, हम यहीं रुकेंगे, बाहर जो हो रहा है होने दो। दरवाजे बंद हो चुके थे, लेकिन डर किले के अंदर तक आ चुका था। जब नेता ही कायर हो जाए तो फौज जंग शुरू होने से पहले ही टूट जाती है। इनायत खान के पीछे हटते ही मुगल सेना का मनोबल समाप्त हो गया और उसने लाखों नागरिकों को उनके हाल पर छोड़ दिया। मराठा सेना अब शहर के अंदर थी, लेकिन ये लुटेरों का झुंड नहीं, बल्कि एक बेहद अनुशासित सैन्य बल था। महाराज का अपने सैनिकों को सख्त निर्देश था। शिवाजी महाराज, औरतों और मासूमों को हाथ मत लगाना। गरीब व्यापारियों का कोई नुकसान नहीं होना चाहिए। जी महाराज। डरने की जरूरत नहीं, तुम्हें कोई नुकसान नहीं होगा, बस रास्ता खाली रखो। महाराज का आदेश पत्थर की लकीर था। महाराज के मुख्य गुप्तचर बहीरजी नाइक का खुफिया नेटवर्क पहले से ही सूरत में अपना काम कर चुका था। उनके पास कौन सी गली में कितनी संपत्ति है, किस हवेली में तिजोरी है, इसके पूरे नक्शे तैयार थे। मराठा सैनिकों को कुछ खोजना नहीं था, सिर्फ तय ठिकानों से धन गोड़ा करना था। वीरजी वोरा और हाजी जाहिद बेग जैसे वे लोग जो कल तक अपनी दौलत से मुगल सत्ता को ताकत दे रहे थे, आज असहाय खड़े थे। उनकी आंखों के सामने उनकी हवेलियों से धन निकाला जा रहा था। सोने चांदी के ढेर, हीरे, जवाहरात, मोती और रेशम सब मराठा सेना के कब्जे में आ रहे थे। ये कोई सामान्य लूट नहीं थी, ये अन्याय के खिलाफ एक सुनियोजित वार था। यहीं पर हमें शिवाजी महाराज की महान कूटनीति का एक और उदाहरण मिलता है। इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के वखार प्रमुख जॉर्ज ऑक्सेंडन ने अपनी फैक्ट्री की किलेबंदी कर ली और तोपें तैनात कर दी। उसका संदेश स्पष्ट था कि वे लड़ेंगे। शिवाजी महाराज ने विचारपूर्वक निर्णय लिया और अपनी सेना को आदेश दिया कि अंग्रेजों की फैक्ट्री पर हमला नहीं किया जाएगा। ये कोई दया नहीं थी, ये एक बहुत बड़ी मुत्सद्देगिरी थी। महाराज जानते थे कि अगर अंग्रेजों पर हमला किया तो उनकी मजबूत नौसेना समुद्र में मुगलों के साथ मिल जाएगी। एक ही फैसले से महाराज ने समुद्र का शक्ति संतुलन संभाल लिया। इसके अलावा किसी भी सामान्य नागरिक के घर, धार्मिक स्थल, मस्जिद या चर्च को छुआ तक नहीं गया। 6 दिनों तक सूरत की सधी हुई कार्रवाई चलती रही। औरंगजेब की सेना किले की दीवारों के पीछे हथियारों के साथ खड़ी रही, लेकिन उनमें बाहर आने की हिम्मत नहीं थी। दीवारों के पीछे खड़ी ये फौज बस देखती रह गई और मराठा सेना ने इतिहास रच दिया। इस ऐतिहासिक छापे में मराठों के हाथ लगभग 1 करोड़ रुपए की संपत्ति लगी, जिसमें 30 लाख सोने के सिक्के, चांदी, मोती और अनमोल रत्न शामिल थे। आज के हिसाब से इसकी कीमत 13,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा होती है। आधुनिक सैन्य विज्ञान में इसे एसिमेट्रिक वॉरफेयर और कॉस्ट इंपोजिशन कहा जाता है। मराठों का इस हमले में निवेश यानी खर्च क्या हुआ? लगभग 0। जनहानि, एक भी सैनिक की जान नहीं गई। लेकिन मुगलों का नुकसान, 1 करोड़ की इस लूट का बदला लेने और स्वराज्य पर आक्रमण करने के लिए मुगल साम्राज्य को अगले कुछ सालों में 10 से 20 करोड़ रुपए खर्च करने पड़े। प्रतिकार हमेशा हमले से ज्यादा महंगा होता है और यही युद्ध का मूल नियम है। महाराज ने मुगलों के लिए अपना ही साम्राज्य संभालना इतना महंगा कर दिया कि उनकी आर्थिक कमर टूट गई। छठे दिन जैसे मराठा सेना अचानक आई थी, वैसे ही चुपचाप वे पूरे खजाने को गाड़ियों में सुरक्षित लादकर सह्याद्री के पहाड़ों की तरफ निकल गए। मुगलों की बड़ी फौज को पहुंचने में अभी बहुत दिन लगने वाले थे। तब तक महाराज अपने अभेद्य प्राकृतिक किलों में लौट चुके थे। सैन्य व्यवस्था पानी की तरह पहाड़ों में विलीन हो गई। महाराज जानते थे कि मोकले यानी खुले मैदान में मुगलों की विशाल सेना को हराना कठिन है, इसलिए उन्होंने दुश्मन की सेना को हराने के बजाय उसकी तिजोरी को खाली करने की रणनीति चुनी। इस रणनीति में एक और बात छत्रपति शिवाजी महाराज को दुनिया के बाकी राजाओं से अलग बनाती है, वो है उनकी नैतिकता और लोक विश्वास। स्वराज्य के आम लोग, शेतकरी और गांवकरी मुगलों की हर हलचल की जानकारी महाराज के गुप्तचरों को खुद लाकर देते थे। विश्वास ही उनका सबसे बड़ा हथियार था, जिसके लिए महाराज को कोई पैसा खर्च नहीं करना पड़ता था।
मुगलों की जबरन कर और अत्याचार के सामने शिवाजी महाराज की सेना रक्षक बनकर खड़ी थी। जब सूरत के लूट की खबर आगरा में औरंगजेब के कानों तक पहुंची तो वो बुरी तरह संताप गया। उसका सबसे अमीर शहर सुरक्षित नहीं रह पाया। ये उसके लिए एक बड़ा व्यक्तिगत अपमान था। उसने तुरंत सूरत के सूबेदार को वापस बुलाकर अपमानित किया। औरंगजेब ने इस हार का बदला लेने के लिए अपने सबसे पराक्रमी सेनापति मिर्जा राजे जय सिंह को 50,000 से अधिक की विशाल सेना के साथ स्वराज्य को हमेशा के लिए खत्म करने के लिए भेजा। इसके बाद पुरंदर के किले पर भयंकर युद्ध हुआ, जहां वीर मुरारबाजी देशपांडे ने अपने प्राणों की आहुति दी। स्वराज्य को बचाने के लिए महाराज को पुरंदर की संधि करनी पड़ी, जिसमें अपने खून पसीने से जीते हुए 23 किले मुगलों को सौंपनी पड़ी। लेकिन मुगलों का ये आनंद बहुत कम समय का था। वे स्वराज्य को पूरी तरह नष्ट नहीं कर पाए। इसके बाद साल 1666 में आगरा के दरबार में महाराज का अपमान हुआ। उन्हें नजर कैद किया गया, लेकिन अपनी बुद्धिमत्ता से वे मुगलों की कैद से अजरामर तरीके से साफ बच निकले। मुगलों का इतना बड़ा साम्राज्य एक इंसान को कैद नहीं रख सका और साल 1670 तक सिर्फ 6 सालों के अंदर महाराज ने अपने खोए हुए लगभग सभी 23 किले वापस जीत लिए। जो दिया था वो सब वापस ले लिया। इतना ही नहीं, साल 1670 में शिवाजी महाराज ने सूरत पर दूसरी बार आक्रमण किया और इस बार भी 66 लाख रुपए का खजाना लेकर आए। मुगलों को संदेश साफ था कि तुम चाहे कितनी भी बड़ी फौज खड़ी कर लो, हम तुम्हारी अर्थव्यवस्था को चोट पहुंचाते रहेंगे। सूरत से लाए गए इस धन का उपयोग महाराज ने अपनी विलासिता के लिए नहीं, बल्कि स्वराज्य के विस्तार और सिंधु दुर्ग जैसे विशाल समुद्री किलों को बनाने में किया, जिसने आने वाली सदियों के लिए स्वराज्य को सुरक्षित कर दिया। औरंगजेब ने अपनी जीवन के आखिरी 26 साल दक्कन के पहाड़ों में मराठों को समाप्त करने की कोशिश में बिता दिए, लेकिन वो पूरी तरह अपयशी रहा। मराठों से लड़ते लड़ते मुगलों की पूरी तिजोरी खाली हो गई और आर्थिक व्यवस्था पूरी तरह चरमरा गई। साल 1707 में औरंगजेब 88 वर्ष की आयु में इसी दक्कन की मिट्टी में दफन हो गया। उसकी मौत के बाद 50 वर्षों के भीतर ही शक्तिशाली मुगल साम्राज्य ताश के पत्तों की तरह बिखर गया और मराठों ने पूरे भारतवर्ष पर अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया। इतना ही नहीं, साल 1670 में शिवाजी महाराज ने सूरत पर दूसरी बार आक्रमण किया और इस बार भी 66 लाख रुपए का खजाना लेकर आए। मुगलों को संदेश साफ था कि तुम चाहे कितनी भी बड़ी फौज खड़ी कर लो, हम तुम्हारी अर्थव्यवस्था को चोट पहुंचाते रहेंगे। सूरत से लाए गए इस धन छत्रपति शिवाजी महाराज ने सूरत की इस स्वारी से जो चक्र शुरू किया था, वो मुगल साम्राज्य के अंत के साथ ही रुका। आज की आधुनिक दुनिया में जिसे हम इकोनॉमिक वॉरफेयर, स्ट्रेटेजिक रेडिंग और कॉस्ट इंपोजिशन कहते हैं, उसे 17वें शतक में छत्रपति शिवाजी महाराज ने अपनी बुद्धिमत्ता से सिद्ध करके दिखाया था। इतिहास भले ही तलवारों की धार से लिखा जाता हो, लेकिन साम्राज्य हमेशा मजबूत अर्थशास्त्र से जीते जाते हैं। ये थी छत्रपति शिवाजी महाराज की वो महान गाथा जो आज भी हर पीढ़ी को रणनीति और कूटनीति का सबसे बड़ा पाठ सिखाती है। जय भवानी, जय शिवाजी।